हेलो फ्रेंड्स। आज हम सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान है उनके बारे में जानेंगे। तो अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय कहलाता है ना। अभिलेख न्यायालय क्या होता है कि इसके जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो ये फैसले सुनाता है सर्वोच्च न्यायालय, जो भी निर्णय देता है वो सुरक्षित रखे जाते हैं और इन्हें जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, कनिष्ठ न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अर्थात मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है उनको एविडेंस के रूप में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। एविडेंस के रूप में जो लोअर कोर्ट्स में आप बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का निर्णय पहले दिया था। तो लोअर लोअर कोर्ट में अगर इस तरह का किसी केस में संबंधित इस तरह की कोई बातें आती हैं तो वो वहां से ये चीजें उठा सकता है, सुप्रीम कोर्ट से बातें ले सकते हैं कि इस मामले में ये निर्णय दिया गया था। तो वही निर्णय जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय, जिला और अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, वहां पे ये चीजें देखी जा सकती है। ठीक है। और अभिलेख न्यायालय के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने का भी प्रावधान है ना। अवमानना के लिए दंड देने का भी अधिकार है। अवमानना मतलब उसके फैसलों या उसकी गरिमा को कम करना, है ना। तो अवमानना दो प्रकार की होती है। पहली होती है सिविल अवमानना, दूसरी होती है क्रिमिनल अवमानना। सिविल अवमानना किसे कहते हैं? न्यायपालिका के निर्णय को अगर आप मानने से इनकार कर देते हैं तो इसे सिविल अवमानना के तहत रखा जाता है ना। अगर आप बोल देते हो कि न्यायपालिका का जो जो भी जिस भी कोर्ट ने फैसले दिए है, मतलब जैसे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय अगर कोई फैसला देते हो और आप बोल देते हो कि ये निर्णय मुझे मान्य नहीं है, तो इस पर आपके खिलाफ कोर्ट में अवमानना का केस दायर किया जा सकता है। ये बात अलग है कि आप उन निर्णय से असहमत हो। निर्णय से असहमत होना और निर्णय को ना मानना दो अलग अलग बात है ना। ना मानना अवमानना कहलाएगा, असहमत होना अवमानना नहीं कहलाएगा। असहमत होने पर आप निर्णय का पुनरावलोकन की याचिका दायर कर सकते हैं, या उच्च न्यायालय ने निर्णय सुना है तो आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से बातें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा है क्रिमिनल अवमानना, न्यायपालिका की गरिमा को कम करना। न्यायपालिका की जो कार्यवाही में अगर बाधा पहुंचाई जाती है तो ऐसी अवमानना को क्रिमिनल अवमानना के तहत रखा जाता है ना। क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। ठीक है। क्रिमिनल अवमानना के लिए 6 माह का कारावास या 2,000 रुपए का फाइन या फिर दोनों का प्रावधान किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। अगला महत्वपूर्ण प्रावधान आता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय का पुनरावलोकन किया जा सकता है। अभी भी ऐसी स्थिति बन सकती है कि न्यायालय ने जो अपना फैसला सुना है वो उस पर अपना पुनरावलोकन कर सकती है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में वर्णित। सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही मामले में पुनर्विचार करने का अधिकार है। एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय को दो न्यायाधीश की पीठ के द्वारा और दो न्यायाधीश की पीठ के द्वारा दिए गए निर्णय को 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष पुनर्विचार के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जो कोई एकल पीठ, एक बड़ी पीठ अपने निर्णय को पुनरावलोकन कर सकती है। मतलब अगर किसी मामले में आपको लगता है कि यार इसमें पुनर्विचार किया जाना चाहिए, पुनरावलोकन किया जाना, तो बड़ी पीठ, है ना। जैसे एकल है तो दो 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 जज देखेंगे, दो जजों ने दिया तो 3 जज, इस तरह से बड़ी पीठ के समक्ष हम पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। सिविल या क्रिमिनल मामलों में सबसे बड़ी पीठ 3 जजों की होती है ना। अगर कोई सिविल या क्रिमिनल मामला है तो उसमें जो सबसे बड़ी पीठ होती है वो 3 जजों की होती है। 3 जज मिलकर फैसला सुनाते हैं। 2002 में अपने एक निर्णय में, है ना, एक केस आया था अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा हुर्रा में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि यदि किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सबसे बड़ी बेंच के निर्णय से पक्षकार संतुष्ट नहीं है ना, संतुष्ट नहीं है, तो वो क्यूरेटिव याचिका, है ना, क्यूरेटिव याचिका दायर कर सकते हैं। ऐसी याचिका वरिष्ठ वकील द्वारा ही दाखिल की जा सकती है। क्यूरेटिव याचिका हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे उपचारात्मक याचिका, उपचारात्मक याचिका, है ना, क्यूरेटिव याचिका दायर कर सकते हैं। याचिका पर सुनवाई करने के लिए 3 वो जज होते हैं जिन्होंने निर्णय दिया था और 3 नए जज शामिल किए जाते हैं। मामले की सुनवाई
तभी की जाती है जब पीठ सहमत होकर नए तथ्य प्रस्तुत किए गए जिससे केस के निर्णय पर प्रभाव पड़ सकता है ना। मतलब क्यूरेटिव याचिका में 3 तो वो जज रहेंगे जिन्होंने निर्णय दिया था, 3 और नए जज रहेंगे, है ना। इस तरह से टोटल 6 जज रहेंगे और मतलब सुनवाई तभी की जाएगी जब कोई नए तथ्य जोड़े गए हों जिससे जो केस है उस पर प्रभाव पड़ सकता है, तभी जाकर क्यूरेटिव याचिका दायर की जा सकती है। संविधान के किसी प्रावधान के निर्वचन के लिए न्यूनतम 5 जजों की पीठ गठित की जाती है और इसका पुनरावलोकन बड़ी पीठ के द्वारा ही किया जा सकता है ना। संविधान के किसी प्रावधान का निर्वचन, यहाँ इससे क्या तात्पर्य, इससे तात्पर्य है कि कभी कभी संविधान में ऐसे प्रावधान रहते हैं जिसकी व्याख्या न्यायालय के द्वारा की जाती है, तो ऐसी व्याख्या को कम से कम 5 जजों की पीठ के द्वारा किया जाएगी, है ना। अर्थात संविधान के किसी प्रावधान में प्रावधान को, जैसे मैंने बताया था कि विधि का कोई सारवान प्रश्न, है ना, तो विधि का सारवान प्रश्न के तहत संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। तो इसमें कम से कम 5 न्यायाधीश की पीठ गठित की जाती है ना। और अगर इसका भी अगर पुनरावलोकन करना है तो एक बड़ी पीठ के द्वारा निर्णय दिया जाएगा। जैसे कोई 5 जजों की न्यायाधीशों की बेंच ने संविधान के किसी प्रावधान के बारे में कोई बात कही है, तो अगर इसका भी हमको पुनरावलोकन कराना है तो फिर 7 जजों की बेंच भेटेगी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अबाध्यकारी होना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 में वर्णित है। अबाध्यकारी होना अर्थात ये सभी पक्षकारों पर लागू होता है ना। मतलब जो भारतीय राज्य क्षेत्र से जुड़े हुए उनके सभी पक्षकारों पर जो न्यायालय के निर्णय होते हैं वो अबाध्यकारी होते हैं, अर्थात उनको बाइंडिंग होता है, मानना पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर और भारतीय राज्य के क्षेत्र के सभी पक्षकारों पर जो निर्णय से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित होते हैं पर अबाध्यकारी होता है, अर्थात सभी को इसका पालन करना होता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वयं में एक विधि होता है और यहाँ तक कि संविधान के किसी प्रावधान के संदर्भ में कोई व्याख्या की है तो ऐसी व्याख्या संविधान का प्रावधान मानी जाएगी, है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट संविधान के बारे में कोई बात बोल देता है या कोई ऐसा व्याख्या कर देता है तो वो व्याख्या फिर संविधान, वो क्या कहला वो ऐसी व्याख्या अगर कर देता है तो वो एक संवैधानिक प्रावधान माना जाता है ना। संवैधानिक प्रावधान माना जाता है कोई संविधान के बारे में अगर उसने ऐसा बोल दिया है ना। और क्या होता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट देता है तो वो एक विधि की तरह माना जाता है ना, इसे एक विधि माना जाता है। अपने निर्णय को बदलने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है ना। अपने निर्णय को जो बदलने का अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट को भी प्राप्त है। और सुप्रीम कोर्ट को अपने जो उच्च न्यायालय में, है ना, उच्च न्यायालयों में अगर बहुत सारे केसेस समान प्रवृत्ति के केसेस चल रहे हैं अलग अलग उच्च न्यायालय में, है ना, मान लो H1 H2 अलग अलग उच्च न्यायालय, इनमें समान प्रवृत्ति के केस अगर चल रहे हैं तो इन केसेस को वो अपने पास भी बुला सकता है या फिर इन सब केसों को एक उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर सकता है, अर्थात मामलों को अंतरित करने का भी अधिकार है और अपने निर्णय को बदलने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। देखो मामले को अंतरित करने का अधिकार है आर्टिकल 139 ए के तहत है, इसे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। यदि अलग अलग उच्च न्यायालय में एक ही प्रकृति के मामलों पर सुनवाई चल रही हो जिसमें संविधान की व्याख्या या किसी विधि से संबंधित कोई सारवान प्रश्न अंतर्निहित है जिसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जानी अनिवार्य हो तो ऐसे मामले सर्वोच्च न्यायालय अपने पास मंगवा और इसकी व्याख्या करके संबंधित न्यायालय को प्रेषित कर सकता है। जब कभी भी उच्चतम न्यायालय को लगे कि कोई एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत सारे कोर्ट्स में ऐसा चल रहा है, जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, जबलपुर उच्च न्यायालय में, है ना, बिलासपुर, और जो भी उच्च न्यायालय है उनमें बहुत सारे मामले इस तरह से चल रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवा सकता है, उनकी एक व्याख्या कर सकता है और उनको संबंधित उच्च न्यायालयों में भेज सकता है। ठीक है, तो इस तरह का भी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है। अब कुछ और बातें सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हम देख लेते हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी न्यायालय में वकालत नहीं करेंगे, नहीं कर सकते और ना ही राज्य के अधीन किसी पद पर इन्हें नियुक्त किया जा सकता है। यद्यपि सलाहकार समिति
या आयोग या राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की जा सकती है ना। अर्थात आपने देखा होगा कि एक राज्यपाल केरल में या कोई ऐसा एक राज्यपाल न्यायाधीश थे जिन्हें एक राज्य का राज्यपाल भी बनाया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आयोग के अध्यक्ष भी ये बन सकते हैं, सलाहकार समिति के सदस्य अध्यक्ष भी बन सकते हैं। परंतु सुप्रीम कोर्ट के जज सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में सेवानिवृत्त होने के बाद वकालत नहीं कर सकते और ना ही राज्य के अधीन किसी पद पर इन्हें नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जजेस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का डिस्कशन समाप्त होता है। अगले वाले वीडियो में हम उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधानों के बारे में देखेंगे, है ना, उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक? तब तक के लिए नमस्कार।